Hello. Good morning. How are you? Okay, so this is our Hindu newspaper, and this is today's is 27th of January. So our first article is जापान टू फ्लश फुकुशिमा वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस समय ये जो हमारे न्यूज़ में आया है ये टॉपिक, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिर क्या इसमें कहने की बात कर रहा है। अगर इसका हम ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं तो क्या हुआ था कि 2011 में एक सुनामी आई थी, जिससे क्या हुआ था कि जो जापान का फुकुशिमा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसमें क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पहले अर्थक्वेक आया, उसके बाद उसी का वो कन्वर्जन हो गया सुनामी में। उसके बाद क्या हुआ कि जो वाटर था कब वो बहुत सारा फ्लश हो गया था, कहाँ, पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो वो थे कूल करने वाले जनरेटर्स थे, तो वो काम करना बंद कर दिए थे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो उसके बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। तो जापान इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्लशिंग 1.25 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो इस समय क्या कर रहा है कि जापान, एक मिनट हम इसको चालू कर लेते हैं पेन को। ठीक है, तो इस समय जापान क्या कर रहा है कि जो कंटामिनेटेड वाटर है, ठीक है, जो ऑलरेडी जो जब सुनामी आई थी तब जो वहाँ पे फ्लडेड हो गया था, तो उसको अभी तक स्टोर करके रखा गया। तो अब इसको जो जापान उसको सोच रहा है कि उसको दोबारा से उसको पैसिफिक ओशियन में फ्लश कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पावर प्लांट इनटू द पैसिफिक ओशियन दिस ईयर एज अ पार्ट ऑफ $76 बिलियन प्रोजेक्ट टू द डीकमीशन द फैसिलिटी। ठीक है, द प्रोजेक्ट रिसीव्ड द जापानीज कैबिनेट अप्रूवल इन 2021। और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो डॉलर 76 बिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है फ्लश करने का, तो इसको क्या हुआ है कि ये जो जापान की कैबिनेट है उसका भी अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, could take 3 decades to complete the idea which experts and officials in Japan had floated in 2016 has been controversial for its suspect impact वाटर, मैरीन लाइफ, फिशर्स। और क्या है कि अब जैसे कि जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इस सस्पेंशन में है कि क्या जो वाटर ट्रीटेड वाटर होगा, जो कंटामिनेटेड वाटर होगा, तो क्या उसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, तो क्या उसमें होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, तो जिससे अगर उसमें फ्लश कर दिया जाएगा पैसिफिक ओशन में, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और जो मैरीन लाइफ है, ठीक है, उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, और जो फिशर्स हैं उनकी लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ को लेकर के वो सस्पेंशन में है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड फ्लैंग विद इन द जापान फॉर साइड लाइनिंग और ऑप्शन एंड स्टोक्ड कंसर्न अबाउट द गवर्नेंस सिंसियरिटी। तो अगर इसके बाद ये देखा जाए कि ये प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, वाई इज़ द वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अब इसका बैकग्राउंड जैसा कि मैंने बताया कि मार्च 2011 में क्या हुआ था कि एक अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड था 9 था। ठीक है, और वो क्या हुआ कि सुनामी फ्लडेड द फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ओकुमा। और ये जो पावर प्लांट है कहाँ है, ओकुमा में है। एंड डैमेज इट्स डीजल जनरेटर, जो डीजल जनरेटर था, जैसे कि फ्लडेड हुई, जैसे तो सुनामी आई, तो जैसे वाटर फ्लडेड हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया, जो डीजल जनरेटर था उसने काम करना, वो डैमेज हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। द लॉस ऑफ पावर सस्पेंडेड कूलेंट सप्लाई। और जो इसकी वजह से जब जनरेटर बंद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कूलेंट सप्लाई थी वो पूरी तरह से सस्पेंड हो गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि टू रिएक्टर एट द फैसिलिटी, और वहाँ पे जो रिएक्टर था, जैसे कि सस्पेंड कूलेंट सप्लाई था, जो रिएक्टर होते थे उनको जैसे जो कूलेंट सप्लाई, मतलब जो ठंडा पानी देने वाला, तो जनरेटर जब हो गया तो उसकी वजह से सप्लाई पूरी कट गई। ठीक है, द सुनामी ऑल्सो डिसेबल्ड बैकअप सिस्टम, और उसकी वजह से सुनामी के जैसे आई तो जो बैकअप सिस्टम उनका था तो वो भी डिसेबल्ड हो चुका था, वो भी काम करना बंद कर चुका था। ठीक है, सोन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक्ड फ्रॉम द रिएक्टर प्रेशर वेसल्स, और जो रिएक्टर प्रेशर वेसल्स थी उनसे फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, लीक होने लगे। एक्सप्लोडेड इन द फैसिलिटी अपर्स लेवल। ठीक है, और जो फैसिलिटी जो पावर प्लांट थे उसके अपर लेवल में क्या हो गया, एक्सप्लोड कर गए। ठीक, एंड एक्सपोज देमसेल्व टू द एम्बियंस एयर, जो आसपास की एयर थी, वाटर था, सॉइल था,
लोकल पॉपुलेशन थी, तो इनको इस पे एक्सपोज हो गया। ये सारे जो जैसे वहाँ की जो अब इस समय क्या है कि पूरी तरह से जो वहाँ का वो रीजन है वो पूरी तरह से खाली कर दिया गया था उसके बाद से, ठीक है। तो आसपास की जो एयर थी वो भी कॉन्टामिनेटेड हो गई थी, जो वाटर था, सॉइल था, ठीक है। और जो लोकल पॉपुलेशन थी वहाँ की जो एक्सपोज हो गई थी रेडियो एक्टिव से रीजन में, ठीक है। फिर उसके बाद द पावर प्लांट एंड इट्स सराउंडिंग लैंड हैव बीन अनहेबिटेबल। और उसके बाद से क्या हुआ कि वो पूरी तरह से खाली कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद जो वहाँ का जो आसपास का रीजन है उसको पूरी तरह से अनहेबिटेबल बना दिया गया, ठीक है, और अनहेबिटेबल हो गया, ठीक है। विंड्स ऑल्सो कैरीड रेडियो एक्टिव मटेरियल थ्रोन अप इनटू द एयर एंड इनटू द पैसिफिक। और ये जो विंड्स के थ्रू जो एयर थी वो पैसिफिक तक भी पहुँच गई थी, ठीक है। और इसके बाद क्या, द वाटर दैट जापानीज गवर्नमेंट वांट्स टू फ्लश फ्रॉम प्लांट्स वाज यूज्ड टू कूल द रिएक्टर्स, रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर। अब जैसे कि ये जो वाटर था, तो ये जो गवर्नमेंट ये जो फ्लश करना चाह रही तो वो किस लिए यूज होता था, कूल करने के लिए, ठीक है। जो रिएक्टर होते हैं उनको कूल करने के लिए ये यूज किया जाता था, ठीक है। इट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फ्रॉम डैमेज रिएक्टर्स एंड इज इटसेल्फ रेडियो एक्टिव। और ये जो रेडियो एक्टिव्स थे, ठीक है, तो इनको क्या हुआ था कि जो इनसे क्या हुआ कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी होते थे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले जो रिएक्टर्स थे उसमें रेडियो एक्टिव सबस्टेंस आइसोटोप्स होते थे। उससे क्या होता था कि जो मतलब ये जो डैमेज्ड रिएक्टर था उससे क्या आए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आए। तो इससे फिर क्या ये हो गया, ये खुद भी रेडियो एक्टिव बन गया, ठीक है। उसके बाद जापान हैज़ सेड दैट इट विल रिलीज दिस वाटर इनटू पैसिफिक ओशन ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। और जापान ने क्या बोला कि जो नेक्स्ट आने वाले जो 30 साल हैं उनमें क्या करेगा, जो में फ्लश जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, ठीक है, इसको फ्लश करेगा पैसिफिक ओशन पे, ठीक है। कैन द वाटर बी ट्रीटेड, ठीक है। तो क्या जो वाटर होगा वो मतलब ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, किया जा सकता है क्या कैसा, तो इसके बारे में जैसे कि एक जापान की कंपनी है द टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। इसने क्या किया कि जो फुकुशिमा फैसिलिटी थी उसको ऑपरेट करती थी पहली बात तो, ठीक है। हैज़ सेड दैट इट हैज़ ट्रीटेड द वाटर टू रिमूव मोस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और जो ये दावा कर रही है कि जो कंपनी ये जो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, तो वो कह रही कि जो कि ये फुकुशिमा फैसिलिटी थी, फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था इसको ऑपरेट करती थी। और ये बोलते हैं कि जो भी ये आइसोटोप्स थे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे, इनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर योशिदा सुगा सेट 2021 दैट वाटर विल बी फार एबव सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 2021 में बोला कि जो एक थ्रेशोल्ड हो था, मतलब जैसे एक थ्रेशोल्ड होती है उसके काफ़ी बियॉन्ड है, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है जो उससे भी काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी में हो गया, जो इसके पूरी तरह से आइसोटोप्स निकाल दिए गए, मतलब इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब बियॉन्ड द सेफ्टी स्टैंडर्ड भी है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव पॉइंट। अब हिज गवर्नमेंट रिक्वायर्ड द वोटर्स टू हैव 1/40th एज ट्यूटियम एज द परमिटेड लिमिट। और उसने कहा कि जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि जो वाटर के पास अगर 1/40th एज मच ट्रीटियम है एज परमिटेड लिमिट। और जो उन्होंने क्या बताया कि जो ट्रीटियम एक होता है सब ट्रीटियम, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसकी जो लाइफ होती है, इसकी लाइफ होती है 12 to 13 ईयर्स में, ये क्या होता है एक हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एक लाइफ है। तो इन्होंने बोला कि जो अगर 1/40th जो ट्रीटियम है तो ये परमिटेड लिमिट है, ठीक है। Officials have defended the plan, saying TEPCO is running out of room for the water tank, and that nuclear power plant around the world are around regularly release water containing traces amount of radionuclides into the large water bodies. और उसके बाद जो टेपको था, टेपको को जो ऑफिसर्स थे तो वो इसको मतलब लगातार क्या कर रहे थे कि इसको मतलब सेफ कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, ठीक है। और अगर देखा जाए कि जैसे कि इसमें काफ़ी सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, तो जो काफ़ी सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसमें वाटर बॉडीज़ में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो उसको लेकर के काफ़ी सारी जो आसपास की कंट्री थी, जो भी उसके नियर बाई कंट्रीज़ हैं पैसिफिक ओशन के, ठीक है, तो सारे किसमें उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था इससे रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में थे, सस्पेंस में अभी भी हैं, ठीक है। There is no known threshold below which radiation can be considered safe।
तो ऐसा भी कोई मतलब नॉन वो नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, कोई एस्टिमेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसा कौन सा लेवल होगा जो रेडिएशन का, ऐसा कौन सा लेवल होगा जिससे कि हम ये मान लें कि जो रेडिएशन से सेफ़ है, ठीक है। ऐसी कोई मतलब थ्रेशोल्ड नहीं है कि उसके नीचे का जो होगा तो वो उसके बाद जो रेडिएशन होंगे वो सेफ़ माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास कोई नोन स्टडी नहीं है अभी तक, ठीक है। मिस्टर रमन्ना द साइमंस चेयर इन डिसआर्मामेंट ग्लोबल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश, इन्होंने ये बताया, ठीक है। मिस्टर रमन्ना ने ये सारी चीज़ बताई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द डिस्चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल will increase the risk of cancer and other known health impacts to those who are exposed। और यहाँ पे बताया कि जो अगर जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं अगर उसमें वाटर में क्या होते हैं, अगर एक्सपोज कर दिए जाते हैं और जो भी इसके एक्सपोज में आते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग आता है एक्सपोज में, तो उससे क्या होगा कि जो कैंसर का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे व्हाट इफ़ द वाटर इज रिलीज इन अ ट्रिकल स्मॉलर डिस्चार्ज विल ऑब्वियसली हेल्प विद द एक्सटेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। इफ़ यू मेजर से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंसर दैट माइट रिजल्ट बट इट वुडंट necessarily affect the impact on the reputation of the fisher folk in the region। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या है कि तो यहाँ पे क्या बताया कि जो मिस्टर रमन्ना है, ठीक है, रमना है, डॉक्टर रमना है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लेस जो वो है लेस क्वांटिटी स्मॉलर अगर डिस्चार्ज भी हम करते हैं तो उससे क्या हो कि अगर हम मेजर करें तो जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा, जो रिस्क फैक्टर की जो एक्सटेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है अगर उनको हम मेजर करते हैं। अगर यही देखा जाए कि जैसे अगर यही जो फिशर फॉल्क में देखा जाए इसका इम्पैक्ट है तो वहाँ पे हो सकता है कि जो इम्पैक्ट हो, जो उसका इफेक्ट हो तो माइनर हो, ठीक है। एक्सपर्ट एक्सपेक्ट द अफेक्टेड वाटर टू पॉइजन द फिश। और जो एक्सपर्ट है वो ये भी मान रहे हैं कि जो अफेक्टेड वाटर है, ट्रीटेड वाटर है, तो उससे क्या होगा कि जो ये क्या कर सकता है कि जो फिश हैं उनको भी हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। एनीवन हु नोज दिस इज़ हैपनिंग विल और शुड अवॉइड ईटिंग। और जो भी जिसको ये पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, जो फिश को पकड़ना बंद कर देंगे, जो भी और फिश को खाना बंद कर देंगे। जैसे कि साउथ कोरिया ने क्या हुआ था कि जो इन्होंने क्या कर दिया, तो जो सी फूड इंपोर्ट हो रहा था जापान से उसने 2013 में बंद कर दिया था। जब उसके बाद जो फुकुशिमा के आसपास का जो रीजन था वहाँ से जो भी फिश आती थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। साउथ कोरिया ने बैन कर दिया था। Another problem is that TEPCO has not removed tritium from water because this is very difficult to do so। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर दूसरी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, और दूसरी अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो टेपको ने जो अभी तक जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं तो टेपको ने अभी तक जो ट्रीटियम है उसको पूरी तरह से निकाल नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है निकालने में, ठीक है। ट्रीटियम, हाँ, ट्रीटियम इज ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाई बॉडीज ऑफ लिविंग क्रिएचर एंड रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाया ब्लड। और जो ट्रीटियम है ये क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो वाया ब्लड ये बहुत जल्दी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी पे, ठीक है। In 2018, Kyodo News reported that there were other radionuclides in water that TEPCO's treatment procedure could not entirely remove। उन्होंने बताया जो क्योडो न्यूज थी उसने रिपोर्ट किया 2018 में बताया कि जो वाटर था उसमें और भी ज़्यादा जो और भी अदर रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि जो टेपको था अपने ट्रीटमेंट में, जब वाटर का ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, वाटर को कंटामिनेटेड बना रहे थे, तो उसके बाद क्या हो कि वो और भी जो अदर न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको भी पूरी तरह से वो निकाल नहीं पाए थे, ठीक है। दीज इंक्लूड्स द आइसोटोप ऑफ रुथेनियम एंड प्लूटोनियम। और जो जैसे कि अदर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो यहाँ पे रुथेनियम था, प्लूटोनियम था, विच कुड परसिस्ट फॉर लॉन्गर इन द बॉडीज ऑफ मैरीन क्रिएचर एंड सी फ्लोर। और ये क्या हो सकता है कि जो मैरीन क्रिएचर हैं काफ़ी इनकी बॉडीज़ में काफ़ी मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है, और जो सी फ्लोर है वहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट आर द प्लान्स ऑफ अदर्स प्लान। अगर अब जापान के अदर्स ऑप्शंस को देखें कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है, ठीक है। सम हैव आस्क्ड व्हाई द जापान गवर्नमेंट कांट स्टोर वाटर फॉर लॉन्गर एंड देन डिस्चार्ज इट।
अब लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जापान कुछ समय के लिए और जो वाटर है उसको कुछ समय के लिए और भी मतलब स्टोर करके रखे, उसके बाद एक्सपोज कर दें, उसके बाद इसको डिस्पोज कर दें, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज ट्रीटियम हाफ लाइफ। अगर और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि अगर देखा जाए जो ट्रीटियम है ये काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वाया ब्लड ये पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाता है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो ये ट्रीटियम की वजह से बोल रहे हैं कि जो क्योंकि जो ट्रीटियम की जो लाइफ होती है 12 से 13 साल होती है, ठीक है। तो उसके उस समय में जब क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो भी कम हो जाएंगे और जो इसकी लाइफ है वो भी आ जाएगी, मतलब अचीव हो जाएगी, जिससे जो इसका इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे इसलिए कह रहे हैं कि जो जापान है वो कुछ दिन के लिए और स्टोर कर ले, उसके बाद इसको डिस्पोज कर दे, ठीक है। The quantity of any other radioactive isotope present in the water will also increase in this time. और यहाँ पे क्या है कि जो अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी है इसकी, तो वो भी क्या हो जाएगी जो इस टाइम पीरियड में पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन जो उसका लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ईच आइसोटोप्स हैज़ इट्स ओन हाफ लाइफ। और जो भी मतलब हर एक जो आइसोटोप्स होता है उसकी खुद की लाइफ होती है, मतलब उसका खुद का टाइम पीरियड होता है कि वो कितनी जो उसकी जो लाइफ है वो कितने साल की है, कितने दिन की है, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज द वाटर कुड बी लेस रेडियो एक्टिव। और फिर उसके बाद जब काफ़ी टाइम बाद अगर इसको डिस्चार्ज किया जाएगा तो क्या होगा जो इसकी जो इसका जो लेवल है, जो क्वांटिटी है रेडियो एक्टिव की, तो वो पूरी तरह से वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा जो मैरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो उनमें ज़्यादा मतलब वो अफेक्ट नहीं करेगा जो भी जो ट्रीटेड वाटर होगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं, बैड इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। द थाउजेंड्स और द जापानीज गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट लैंड अराउंड द फुकुशिमा फैमिली टू बी अनहेबिटेबल। और जापान ने क्या किया कि जो भी फुकुशिमा के आसपास का जो एरिया उसको पूरी तरह उसको अनहेबिटेबल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद द थाउजेंड्स और द टैंक्स टू होल्ड द वाटर ईच विद कैपेसिटी ऑफ इतना कैन बी सिचुएटेड हियर। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे कि 1000 और क्या कर सकता है, जैसे कि यहाँ की जो पहली बात तो इनहेबिटेबल बना दिया, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ टैंक को क्या करें कि यहाँ पे बनाया। उसके बाद क्या हो कि जो वाटर है उसको स्टोर करके जो स्टोर वाटर की कैपेसिटी है इतना है, यहाँ पे सिचुएटेड किए जा सकते हैं वाटर टैंक्स हैं, ठीक है। बट इन 2020 में क्या हुआ कि अथॉरिटीज डिटरमाइंड दैट फ्लशिंग द वाटर वुड बी द वे फॉरवर्ड ओवर स्टोरेज एंड वेपोराइजेशन, मैनी एक्सपर्ट्स एग्रीड। अब जैसे क्या है कि आफ्टर विजिटिंग फुकुशिमा इन फरवरी 2021, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑफिशियल ऑल्सो सेड दैट दिस said the discharge would be technically feasible and। और उसके बाद क्या बताया कि जो IAEA जो एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी थी उसने बताया कि जो ये डिस्चार्ज है ये पूरी तरह ये डिस्चार्ज जो वाटर का डिस्चार्ज है वो टेक्निकली फीजिबल है, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए कि विल द अगर ये पैसिफिक ओशियन पे जो इफेक्ट होगा, ठीक है, विल द पैसिफिक ओशियन भी अफेक्टेड, क्या जो अगर इसको डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है, जो ये वाटर है, तो क्या जो पैसिफिक ओशियन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, तो इसके बारे में देखते। देयर आर कंसर्न अबाउट वाटर बॉडी एज वेल एज द रीजन। और यहाँ पे देखा पहली बात तो वाटर बॉडीज की तो टेंशन है ही है कि वाटर बॉडीज, जाहिर सी बात है कि वाटर बॉडीज जो है मतलब वो जो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं और बहुत सारी कंट्रीज इससे जुड़ी होती हैं और जो रिसोर्सेज है यूज करते हैं, और रिसोर्सेज बस नहीं और इसको और भी चीज़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वाटर बॉडीज़ को लेकर के भी तो इसमें कंसर्न होगा, लेकिन जो कंट्रीज हैं उनमें भी उनके पास वो भी कंसर्न इस समय इसके कंसर्न में है, ठीक है। चाइना जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, इन्होंने अपना एक कंसर्न एक्सप्रेस किया है जो चाइना के इस समय प्लान, जापान का जो प्लान है, ठीक है, उस पर कंसर्न है, मतलब उस सस्पेंशन में है, ठीक है। A representative of Pacific Island Forum, the bloc of Oceania, a countries including Australia, has called it simply inconceivable। अब जो ओशिनिया की जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है जो इसके रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये जो प्लान है ये पूरी तरह सिंपली
अनकंसीएबल, समझ के बाहर है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विद न्यूक्लियर कंटामिनेशन, ठीक है। और ये इन अनकंसीएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर कंटामिनेशन, ठीक है, जो न्यूक्लियर का बेस्ड होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर इसके एक्सपीरियंस देखा जाए। रिसर्चर्स हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर मोर स्टडीज टू अंडरस्टैंड प्रिसाइज कंपोजिशन ऑफ ईच टैंक बिफोर इट फ्लश्ड एंड फॉर मोर डिटेल अबाउट द टेपकोज वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। और यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि और भी स्टडी करने की ज़रूरत है, प्रिसाइज स्टडी करने की ज़रूरत है, ये जो टैंक्स हैं इनकी प्रिसाइज स्टडी करने की ज़रूरत है, और जो टेपको के तरफ से जो डिटेल आई है और जो उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस रहा है उसको भी डिटेल स्टडी और उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन लेबोरेटरी, अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप फॉर मोर देन 100 रिसर्च सेंटर अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, पब्लिश्ड अ पोजीशन पेपर इन दिसंबर 2022 एग्जॉर्बेटिंग द प्लान। और उसने कहा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन लेबोरेटरी है, इसने पूरी तरह से जो जापान का प्लान है उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। लेकिन अगर यही साथ में देखा जाए, जैसे जो बाइडेन की गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जापान को सपोर्ट किया है, ठीक है। द सपोर्टिंग डेटा प्रोवाइडेड बाय टेपको एंड द जापानीज गवर्नमेंट आर इनसफिशिएंट। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन लेबोरेटरी बता रही है कि जो पहली बात तो ये इनसफिशिएंट है, जो भी ठीक इनसफिशिएंट है। उसके बाद इन सम केसेस इनकरेक्ट, कहीं ना कहीं ये गलत भी है, ठीक है, विथ फ्लॉज इन सैम्पलिंग प्रोटोकॉल्स। उसके बाद स्टैटिकल डिजाइन, सैम्पलिंग सैम्पल एनालिसिस, एजम्पशन, ये सारी चीज़ों में इन्होंने फ्लॉज बताया है और इनकरेक्ट किसी केस में इनकरेक्ट बताया है, ठीक है। और यही फिर अगर दूसरी साइड देखा जाए, ये भी पहली बात तो ये जो यूएसए में है, ये जो भी हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स हैं ये सारे, लेकिन ये यूएसए में है। लेकिन अगर यूएसए की गवर्नमेंट है तो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जापान को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हाउ विल द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बी अफेक्टेड। अब इससे क्या होगा, पूरे संसार पे क्या इम्पैक्ट इसको देखने को मिल सकता है। ऑल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हैव ग्लोबल रिपरकशन। जाहिर सी बात है अगर कोई एक्सीडेंट्स होता है तो जो इसका इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट ट्रिगर्ड एन एवलांच ऑफ पब्लिक अपोजिशन इन न्यूक्लियर पावर worldwide, especially in the Europe, diminishing the its contribution to clean energy पावर जनरेशन मिक्स। तो क्या हुआ कि जैसे कि ये एक्सीडेंट हुआ, फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो निगेटिविटी थी जो इस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर के वो पूरी तरह से फैल गई पूरे यूरोप में अगर देखा जाए। तो फिर इसका अगर रिजल्ट देखा जाए, जैसे निगेटिविटी जैसे कि न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट चली गई, तो लोग जो जैसे जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गया, तो जो ये सारी कंट्रीज़ थी इन्होंने जो पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, इनको कम करना शुरू कर दिया, इनको बंद करना, कमीशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा इसकी वजह से जापान इटसेल्फ। और जापान की अगर बात करें तो जापान के अगर 2011 की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू 30% थी, ठीक है। लेकिन अगर अब 2020 में करंटली बात करें तो ये कितना है, 2022 में कितनी थी, 5% थी, ठीक है। तो मतलब अगर जापान में खुद देखा जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, ठीक है। बट द इनकम्बेंट फ्यूमियो किशिदा गवर्नमेंट हैड आर्टिकुलेटेड प्लान्स टू अपग्रेड एंड रीस्टार्ट ओल्डर रिएक्टर। और लेकिन जो फूमियो किशिदा हैं, जो इनकी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने जो ये ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सपोर्ट किया कि जो प्लान्स हैं, ठीक है, अब जो रिएक्टर्स थे उनको रीस्टार्ट किया जाए, उनको अपग्रेड किया जाए एंड बिल्ड न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग। और ये ऐसा बनाने की मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इस समय जो फॉसिल फ्यूल्स का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और भी देखा जाए तो जैसे फॉसिल फ्यूल की वजह से जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे फिर से दोबारा से जो किशिदा की गवर्नमेंट है वो दोबारा से इसको अपग्रेड करने की बात कर रही है और दोबारा से जो ओल्ड रिएक्टर्स हैं उनको अपग्रेड करने की और उनको रीस्टार्ट करने की बात कर रही है। हाउएवर बोथ इंडिया एंड चाइना डबल्ड डाउन ऑन देयर डोमेस्टिक कमिटमेंट्स। और अगर देखा जाए जैसे कि यूरोप ने क्या किया था कि यूरोप ने इसको डिमिनिश कर दिया, मतलब जो पावर प्लांट्स है उनको कम करना शुरू कर दिया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। अगर यही देखा जाए जो इंडिया है और चाइना ने, इसने अपनी डोमेस्टिक कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने डबल कर दिया है, ठीक है।
And then Prime Minister Manmohan Singh called nuclear energy as essential options फॉर इंडिया क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अगर जैसे कि बात करें कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को उन्होंने बोला कि एक एसेंशियल ऑप्शन है, किस लिए, जो इंडियाज क्लाइमेट एक्शन है और एनर्जी सिक्योरिटी इसके लिए, ठीक है। एक ऑप्शन मिला है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू एक ऑप्शन मिला है कि जो इंडियाज क्लाइमेट एक्शन और एनर्जी सिक्योरिटी इसको अचीव कर दिया किया जा सकता है। और उसके बाद जैसे इनके सक्सेसर आते हैं, मोदी जी आते हैं, तो उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया अपने प्लान्स को लेकर कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इस रशिया की हेल्प से इसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। और उसके आगे जैसे देखा जाए कि देन अगेन द एक्सीडेंट ऑल्सो रिवाइव्ड कंसर्न अबाउट द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक काउंसिल ऑन न्यूक्लियर। और फिर इसकी अगर इसका जैसे इम्पैक्ट देखा जाए तो न्यूक्लियर तमिलनाडु में उस समय 2012 के आसपास क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। जैसे ही ये फुकुशिमा का जो ये एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा वो देखने को मिला था। करीब 2000 प्रोटेस्टर्स को जो पुलिस ने उसने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। अल्टीमेटली जापान इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट्स रेपुटेशन। अगर बात करें कि जापान खुद भी जैसे इसको जो वाटर है, ये जो वाटर है, ठीक है, तो इसको अगर ये डिस्पोज कर रहा है, ठीक है, तो वाटर में, तो इसको जाहिर सी बात है जो जापान है वो खुद भी अपनी रेपुटेशन के लिए, और जाहिर सी बात है जो अगर जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के उसमें देखा जाए तो जापान का नाम आता है, ठीक है, तो खुद भी वो अपनी रेपुटेशन को लेकर के कंसर्न है, ठीक है। एन ऑफिशियल कमेटी इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, कंज्यूमर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स रोट इन 2022 रिपोर्ट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ द ट्रीटेड वाटर एज अ पार्ट ऑफ डीकमीशन वर्क टेकिंग इनटू अकाउंट। देखो यहाँ पे मेनली ये है, जो ये एक कमेटी है, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट हैं उसमें और कंज्यूमर्स रिप्रेजेंटेटिव और मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स भी हैं। तो इन्होंने 2020 की रिपोर्ट्स में बताया कि सबसे पहले क्या है कि जो अगर जापान डिस्पोज भी करे तो उसको ये भी अपना कंसर्न रखना चाहिए कि जो जापान की रेपुटेशन है उसको भी डिस्पोज करने से पहले उसको एक अपने मतलब इसको भी बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये मेनली हमारे ये पूरा एक आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो मूव करते हैं सेकंड आर्टिकल पे। तो ये है जैसे द पाथ टू राइटिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या है कि जो इस आर्टिकल में ये बात एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल है 18 नवंबर 2021 का है। इसकी जब भी रेलेवेंस आती है तो हिंदू क्या करता है कि जब भी किसी न्यूज़पेपर की किसी भी आर्टिकल्स की रेलेवेंस देखते हैं उसी हिसाब से ये पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि इस आर्टिकल में अगर इसका बैकग्राउंड छोटा सा बैकग्राउंड इसका देखते हैं तो एक जय भीम मूवी तमिल मूवी आई है, उसमें ये दिखाया गया कि जो एरोला कम्युनिटी है तमिलनाडु की, तो उसमें जो इसकी एरोला कम्युनिटी वो कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, ठीक है, जो कि ये सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, 36 ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसके बारे में ये बताई गई है। अगर और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का जो इलेक्टोरल इंटरेस्ट है उसको साइड करके क्या करना चाहिए, इसको सेल्फ गवर्न पाथ अपनाना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो क्लियर प्लान्स और पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो इनको क्या करना चाहिए, उनको क्लियरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो ईयरली ट्राइबल सब प्लान्स आते हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो छोटा सा बैकग्राउंड हो गया। तो इसके बाद क्या करते हैं, अगर जो एरोला कम्युनिटी है ये कौन से थे, ये इनको ट्रेडिशनल हीलर माना जाता है और जो स्नेक और रैट कैचर माना जाता है, बट नाउ प्राइमरली माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस टू वर्क इन ब्रिक्स किल्स एंड राइस मिल्स। और इनको पहले तो ये मतलब जैसे इनको ट्रेडिशनल हीलर और स्नेक कैचर्स थे, रैट कैचर्स थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंट एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं फॉर, और ये इसमें किस लिए, टू वर्क इन द ब्रिक्स किल्स एंड राइस मिल्स। और ये ब्रिक्स किल्स जो होती हैं, ठीक है, ईंटों की भट्टियाँ होती हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो राइस मिल्स होती हैं वहाँ, ठीक है। तो ये माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनको जैसे कि कई सारे इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, और जो जैसे ये फॉरेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, तो फॉरेस्टेड एरियाज में क्या है कि जैसे कोई कॉरपोरेट्स है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे कि रिच रिसोर्सेज होते हैं, तो उनकी वजह से जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू इसको इंक्रोचमेंट कर देते हैं उनके लैंड एरियाज़ का, तो इससे भी इनको माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। लाइक मैनी आदिवासी ग्रुप इन इंडिया द इरूलाज ऑल्सो कंटिन्यू टू सफ़र द स्टिग्मा ऑफ क्रिमिनलिटी। अगर देखा जाए तो जैसे कि और भी
कम्युनिटी हैं, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको क्या एक बोला जाता है कि जैसे क्रिमिनल की तरह, जैसे वो क्राइम करते हैं, तो उनको ये स्टिग्मा दिया गया है जैसे कि काफ़ी समय से। ठीक है, तो पहले क्या होता कि जैसे कि अगर बात करें कि कॉलोनियल पीरियड में भी जैसे कॉलोनियल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था 1871 का। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया कि 1952 में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ने ला दिया। तो ये इन एक्ट के थ्रू क्या मानते थे, इनको स्टिग्मा ऑफ क्रिमिनलिटी। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी क्राइम मतलब ज़्यादातर क्राइम करते हैं, तो ये माना जाता था। ठीक है, दिस लॉ इज़ अ क्रूड कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट विच शुड बी रिपील्ड एट द अर्लीस्ट। और इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे ये अगर देखा जाए जो हमारा 1952 का है, तो ये किसके माइंडसेट से बनाया गया है कि जैसे कि 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, कॉलोनियल क्रिमिनल एक्ट था, तो इसके ही जो माइंडसेट से ये जो हमारा 1952 का एक्ट भी बना है। तो यहाँ पे जो राइटर क्या बोलते हैं कि इनको जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको खत्म, रिपील कर देना चाहिए। ठीक है, द मूवी एक्सपोज द पुलिस एट्रोसिटीज, इनसेंसिटिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय कम्युनिटी। तो इस ये मूवी में क्या दिखाया गया कि जैसे कि जो भी कम्युनिटी है एट्रोसिटीज़ कितना ज़्यादा फेस कर रही है, जैसे कि पुलिस एट्रोसिटीज़ हो गई। ठीक है, इनसेंसिटिविटी हो गई गवर्नमेंट की, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। ठीक है, और जो स्ट्रगल फेस कर रही है कम्युनिटी, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए कि जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फाउंड दैट नो टाइटल्स राइट्स आर इशूड इन तमिलनाडु। और जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट है, जैसे कि ठीक है, जैसे ये 2000 जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट 2006 का आया था, इसको कॉमनली फॉरेस्ट राइट्स बोलते हैं। ठीक है, फाउंड दैट नो टाइटल राइट्स वर इशूड इन तमिलनाडु बिकॉज ऑफ बैन ऑन इशोएंस ऑफ द टाइटल। अब जैसे कि 2016 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो टाइटल है उसको इशू करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो कि द बैन वॉज स्टेड ओनली आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब जैसे बोलते हैं कि जैसे इसकी बात करते हैं द डेवलपमेंट इंड्यूस्ड। अब ये क्या होता है कि ये माइग्रेशन का जैसे अगर मेनली रीजन देखा जाए तो जैसे डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर जैसे कि वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, जैसे कोई पावर प्लांट लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो क्या होगा कि उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा डेवलपमेंट के नाम पे। ठीक है, तो एक ये भी बड़ा रीजन हो गया। ट्रेजेक्टरी अडॉप्टेड बाय कंट्री ऑफन बीन द एक्सपेंस ऑफ द एसटीज। अब क्या होता है कि जैसे कि कोई पावर प्लांट सेटअप करना, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, आइदर बाई वे ऑफ या तो जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी है, इन्हीं को मतलब इनको हटा दिया जाता है, तो जैसे फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं। ठीक है, आइदर बाई वे ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ और फोर्स्ड इंक्लूजन, या तो उनको पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाता है या फिर उनको मेन स्ट्रीम में फोर्सफुली ला दिया जाता है। ठीक है, इन अ मेन स्ट्रीम दैट इज़ कम्प्लीटली एलियन टू देयर वर्ल्ड व्यू। अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से मतलब गलत है, अगर पूरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल बिहेवियर हो गया ये। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे एलियन बोला गया, कम्प्लीटली एलियन टू देयर वर्ल्ड व्यू थ्रू द वोट कम्युनिटी जाजा कम्युनिटी इन 2014 हैड कॉल द आश्रमाइजेशन। अब जैसे यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है और जैसे कि ज़बरदस्ती मेन स्ट्रीम में ला दिया जाता है एसटीज को फोर्सफुली, और या तो फिर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो जाजा कमेटी क्या बोलती है 2014 की, इसको बोलती है आश्रमाइजेशन। ठीक है, आश्रमाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू encroachment and appropriation of land inhabited by STs which are generally rich in forest and mineral resources has been further intensified in the post liberalization period due to the corporate interest। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर देखा जाए पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद देखा जाए जो कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट्स का जैसे इंटरेस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी रिच मिनरल्स होते हैं वहाँ पे, रिसोर्सेज फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जनरली रिच इन फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो क्या होता है उसके बाद जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, किसके इंटरेस्ट के लिए, कारपोरेट के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, हेंस द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन वाइल अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग द वैल्यू ऑफ मॉडर्निटी विद एसटीज हु हैव अ ग्रेट डील ऑफ हेट्रोजेनिटी अमंग देमसेल्फ। तो उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ को उन्होंने कुछ जैसे कि राइट्स दिए हैं। ठीक है, और जैसे इनकी जो डाइवर्सिटी है ट्राइबल्स की, ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ जैसे कि फिफ्थ शेड्यूल हो गया, सिक्स्थ शेड्यूल हो गया, तो ये सारे जैसे शेड्यूल्स हैं ये दिए गए हैं इनको मेनली। ठीक है,
Nation states have realized that certain elements in the tribals words with respect to ecology, language, democracy, equality, property rights, etc. hold important lessons for human progress एंड सस्टेनेबल डेवलप। अगर जैसे कि बात किया जाए कि जैसे ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें इकोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा, डेमोक्रेसी का, और इक्वालिटी, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी की बात करें अकॉर्डिंगली फिफ्थ सिक्स्थ शेड्यूल, जो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है, विच आर गवर्न बाय आर्टिकल 244 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है, ये इसको 244 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, इसको गवर्न किया जाता है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सर्टेन राइट्स टू द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अक्रॉस इंडिया। ये जो दोनों जो शेड्यूल हैं, ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल है, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गई, और पूरे इंडिया में भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे बात करते हैं क्रिएशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। ठीक है, द फिफ्थ शेड्यूल had been also termed as the Manguer community in 2019 for tribal development as a constitution within constitution। जो मुंगेकर कमेटी थी जो 2009 में आई थी, तो उसने क्या बोला कि जो, और ये जो फिफ्थ शेड्यूल है इसको ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए था, तो इसको क्या फिफ्थ शेड्यूल को क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन विदिन अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल को बोला। ठीक है, मतलब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है मेन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फिफ्थ शेड्यूल दिया, फिफ्थ शेड्यूल में भी कुछ जो ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ शेड्यूल एरियाज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो फिफ्थ शेड्यूल है क्या बताता है, बोलता है कि जो ये अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि कोई भी शेड्यूल एरियाज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दो there are no criteria mentioned in the regarding the creation of। और जैसे देखा जाए कि इसका कोई, जैसे कि जो क्राइटेरिया होता है, जैसे किसी भी एरिया को, जैसे कि ट्राइबल एरिया बनाना है, उसका अगर कोई क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कोई किसी भी जो शेड्यूल एरियाज हैं इसके लिए, इसके रिगार्डिंग मेंशन नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, इट हैज़ बिकम द नॉर्म टू यूज़ फॉर 4 फैक्टर। अगर देखा जाए तो 1960 में जो देवर कमीशन आई थी 1961 में, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जो कुछ ऐसे 3-4 ऐसे नॉर्म्स बन चुके हैं जैसे उन्होंने फॉलो किया, तो वो नॉर्म्स बन चुके हैं कि ऐसे मतलब कैसे हो सकते हैं 3-4 फैक्टर, कैसे क्या हो सकते हैं जिससे कि ट्राइबल एरियाज को बना दिया जाए। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ट्राइबल एरिया कैन बी टेक प्लेस। ठीक है, अब जैसे कि इसके लिए क्या हो जाएगा, for the creation of these areas preponderance of the tribe in the population। अब जैसे कि ये प्रीडोमिनेंस जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइब्स की प्रीडोमिनेंस होना चाहिए, मतलब जो ट्राइब्स है सबसे ज़्यादा वहाँ पे होना चाहिए, तो उसको भी क्या किया जा सकता है कि ट्राइबल एरिया के बनाने के लिए क्राइटेरिया माना जा सकता है। ठीक है, कम्पैक्ट एंड रीजनेबल साइज। कम्पैक्ट और रीजनेबल साइज, जो इसका साइज होगा वो कम्पैक्ट होना चाहिए और रीजनेबल साइज होना चाहिए। पहला एक ये हो गया, और ये पहले में क्या बताया कि जो ट्राइब्स हैं उनकी प्रीडोमिनेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा नंबर्स में होना चाहिए। ठीक, अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ एरिया, और जो एरिया उसका नेचर क्या होना चाहिए, अंडर डेवलप्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हाई फाई वाले जैसे कि डेवलप्ड रीजन को नहीं हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एरिया कैसा होना चाहिए, अंडर डेवलप्ड होना चाहिए। मार्क्ड डिस्पैरिटी इन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, और जो वहाँ की जो लोग हैं उनकी जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होना चाहिए, डिस्पैरिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो जो एसटी की पॉपुलेशन है तमिलनाडु में 1.1% है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट सीडी ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं, सीडी ब्लॉक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, लाइक कलरायन हिल्स इन बिपुरम डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोली हिल्स हो गया नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, यारकाउड हो गया इन सालेम डिस्ट्रिक्ट, और ये जावाधु हिल्स हो गया तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट हो गया ये। तो यहाँ पे अगर इसकी एसटी की पॉपुलेशन देखा जाए, इन जो ये चारों मैंने ब्लॉक्स बताया, तो रिस्पेक्टिवली कैसे 80%, 96%, 67% एंड 91%। ठीक है, मतलब जैसे कि कलरायन हिल्स में क्या है 80% है। ठीक है, बिलुपुरम में कितना है 96% है। तो इसी रिकॉर्डिंग ये यहाँ पे डेटा दिया गया है। ये क्या है, किसके अकॉर्डिंग है, 2011 का जो सेंसस उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब लिटरेसी रेट अगर देखते हैं सीडी ब्लॉक्स में, यही है सीडी ब्लॉक्स बोलेंगे तो समझ लेना कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सीडी ब्लॉक्स है अगर यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है इसको देखा जाए तो 44 एंड 62 के बीच में है। ठीक है,
अगर इसका लिटरेसी रेट देखा जाए, वेयर एज द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन तमिलनाडु एज पर द सेंसस वॉज अराउंड 80%। अगर ट्राइबल एरियाज में देखा जाए जो लिटरेसी रेट है तो 44 से लेकर के 62% के बीच में है। अगर एक तमिलनाडु की होल तमिलनाडु की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो इट इज़ 80%। ठीक है। The proportion of non-agricultural mean worker, an important marker of the urbanization, is less than 10% in 3 out of 4 CD blocks, whereas it is 60% in Tamil Nadu overall। अगर देखा जाए कि जैसे कि जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, अगर ये अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट मार्कर मान लिया जाए, ठीक है, तो क्या है कि अगर जो जैसे कि 4 ब्लॉक्स हैं, 4 में से 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जहाँ पे 10% क्या है, 10% से कम भी अर्बनाइजेशन है। ठीक है। अगर यही देखा जाए तमिलनाडु, होल तमिलनाडु में देखा जाए तो 60% से आसपास है। ठीक है। द कंपेरेटिव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ STs लिविंग इन तमिलनाडु इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, अगर जैसे कि इसकी बैकवर्डनेस STs कम्युनिटी की देखा जाए तमिलनाडु में, तो जैसे कि NFH का जो सर्वे आया 2015-16 का, उसमें बताया गया है कि जो 55%, 65%, 37% of STs household compared to the 65, 75, 78 and 61 of household in Tamil Nadu had access to clean fuel। अब जैसे यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए जैसे होल तमिलनाडु और जो ट्राइबल एरियाज है तमिलनाडु के, तो जो उनको एसेस है जैसे क्लीन फ्यूल की है, कंक्रीट हाउसेस की है, ठीक है, पक्के घर है और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ की, तो इसका जो मतलब जो यहाँ पे एसेस होगा क्लीन फ्यूल के लिए ट्राइबल एरियाज में कितना 55% है, कंक्रीट हाउसेस के लिए 65% है और ये सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ है 37%। ये क्या है, ये ट्राइबल एरियाज में है। लेकिन यही अगर हम तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में क्लीन फ्यूल की कितनी वो है, एस 75% है और कंक्रीट हाउसेस 78% है और जो सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ है वो 61% है। तो ये कंपेयर किया है जो 2015 और 16 का जो हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है। अगर यही देखा जाए कि जैसे द प्राइमरी सर्वे कंडक्टेड बाय मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ इन 2014-15 का जो सर्वे है, जो डेटा बताता है, ये भी बताता है कि दैट द एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड among the land owning samples tribal household in Tamil Nadu was 1.4 acre with a landlessness of 52। अगर जैसे देखा जाए इसका एवरेज एक देखा जाए तो जैसे कि ट्राइबल एरियाज में जो लैंडलेसनेस है लगभग की 52% है। अगर और जो भी मतलब बची हुई है तो उनमें उनके पास लगभग 1.42 जो एकड़ है उनके पास इतनी मतलब इतनी ज़मीन है लगभग, अगर एक एवरेज देखा जाए। द लैंडलेसनेस अमंग द इरुलक एंड पेनियन कम्युनिटीज वॉज 89 एंड 68%। और इसी की अगर जैसे कि ये स्टडी के अकॉर्डिंग जो लैंडलेसनेस है पेनियन कम्युनिटीज़ और इरुलर इरुलर के पास कितना है लैंडलेसनेस 89% है और जो पेनियन कम्युनिटी है तो उसकी 68% है। ठीक है। ये लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लैंडलेसनेस कितनी है। ठीक है। अगर दीज 4 ब्लॉक्स शुड बी डिक्लेयर्ड शेड्यूल एरियाज। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि जो ये CD ब्लॉक्स हैं मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए, शेड्यूल एरिया बना देना चाहिए, बोल देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है। टिल नाउ एरियाज विद मोर देन 50% ST पॉपुलेशन हैड बीन डिक्लेयर्ड इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और अगर अभी तक देखा जाए जो जिसकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है जो ST पॉपुलेशन है तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है ITDP एरियाज। ठीक है। ITDP एरियाज इसको डिक्लेयर कर दिया गया जिसकी 50% प्लस जो ST पॉपुलेशन है 50+ है। ठीक है। उसको ITDP के अंतर्गत इसको रख दिया गया, ITDP एरिया बना दिया गया तमिलनाडु में। ठीक है। विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द 5th schedule, not only are Panchayati Raj institutions reserved for STs under the Panchayat Extension Pesha Act, but 3 kind of autonomy are made available to the STs through the Gram Sabha। अब जैसे बोला जाए कि जैसे कि जो इन्फोर्समेंट है 5th शेड्यूल का तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर पेशा एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं जो 1996 का हमारा जो पेशा एक्ट है तो इसमें क्या है कि जो पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है STs के लिए तो उसमें भी एक्सटेंशन मतलब उसको भी अवेल कराया गया और उसके साथ साथ जो ऑटोनॉमीज है, ठीक है, जो ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी ऑटोनॉमीज होगी तो वो भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको मिलेगी। ठीक है।
जैसे ट्राइबल ऑटोनॉमी को लेकर बात करें, जैसे कि पर्टेन जो ट्राइबल वो है डेवलपमेंट ऑटोनॉमी है, तो जैसे वो अगर लैंड एलिजिनेशन से रिलेटेड होगी, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड होगी, ट्राइबल सब प्लान से रिलेटेड होगी, और ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि जो उनके पास क्या होगी, डेवलपमेंटल ऑटोनॉमी भी होगी। ठीक है, ऑटोनॉमी ओवर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एज पर द ट्राइबल लॉज एंड कस्टम। और जैसे कि कोई डिस्प्यूट्स है, ठीक है, तो डिस्प्यूट्स भी क्या उनके कस्टम और ट्राइबल लॉज के अकॉर्डिंग ही क्या सॉल्व होंगे। ठीक है, द ऑटोनॉमी ओवर द ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो जहाँ पे वो लोग रहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो मैनेजमेंट होगा और जो उनका ओनरशिप जो होगा, तो उनकी वहाँ पे भी ऑटोनॉमी होगी। ठीक है, अब नीड टू बी रिकन्फिगर्ड, और क्या करने की ज़रूरत है, रिकन्फिगर करने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि अब एडिशनल बात करें कि कंपैक्ट ट्राइबल एरियाज ऑफ रीजनेबल साइज कंस्ट्रक्टिंग विलेज विथ नो लेस देन 50%। अगर जैसे कि कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है 50% से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उसको ट्राइबल एरिया बना देना चाहिए। ठीक है, कंपैक्ट ट्राइबल एरियाज ऑफ रीजनेबल साइज कंस्टिट्यूटिंग विलेज with no less than 50% tribal population can be identified in CD blocks in with the significant tribal population to demarcate new administrative area। अगर फिर इसके बाद जैसे कि 50% से ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो उसके बाद क्या होगा कि एक एरिया डिमार्केट कर दिया जाए कि मतलब एक अलग से, ठीक है, उसके लिए गवर्न करने के लिए, विच कैन देन बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ 5th शेड्यूल। और जो एरिया होगा, ठीक है, जो एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होगा, तो उसको 5th शेड्यूल जो है उसके अंतर्गत उसके अंडर काम, मतलब उसके अंडर ही उसको गवर्न किया जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी ओनली फुलफिलिंग अ कमिटमेंट मेड इन 1976 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिट्रेटेड बाय द मुंगेकर कमेटी। इसी के साथ क्या होगा कि जो 1976 का जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का, और जो मुंगेकर कमेटी का जो कमेंट है, जो कि तो उसने तो इससे क्या होगा कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को बनाते हैं जो हमारी अगर 50% से ज़्यादा की पॉपुलेशन, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे कमिटमेंट्स थे वो भी फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल एरियाज विलेज where STs are in minority but still sizable number should be brought under the already existing ITBP। अगर यहाँ कहीं पे भी मतलब पॉपुलेशन ठीक ठाक है लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भी क्या करना चाहिए, आईडी जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एरियाज है जैसे कि ITDP एरियाज हैं, तो उनके अंतर्गत इसको ला देना चाहिए। ठीक है, विच आर बीइंग गवर्न इन तमिलनाडु विद द एडवाइस ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और ये जो ITBP एरियाज हैं उनको कौन करता है, जो तमिलनाडु में कौन गवर्न करता है, TAC, जिसको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं। जो और TAC इज एन एडवाइजरी बॉडी एंड 3/4 मेंबर ऑफ इट्स मस्ट बी फ्रॉम ST कम्युनिटी। जो TAC है, इसमें TAC क्या करता है कि ये गवर्न करता है ITDP जो एरिया जिनको गवर्न करता है, और इसकी जो मेंबर्स हैं कम से कम 3 से मतलब 3/4 जो मेंबर्स हैं वो ST कम्युनिटी से होना चाहिए। ठीक है, The Tamil Nadu government needs to show political will and set aside its electoral interest to create self-governed path for tribal areas। तो यहाँ पे फिर लास्ट में क्या बोला है, एक कंक्लूजन के टाइम में जैसे बोला गया है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि जितने भी उसके उसके सेल्फ है मतलब इलेक्टोरल इंटरेस्ट है अगर, ठीक है, तो उनको साइड करके उनको क्या किस पे फोकस करना चाहिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फोकस करना चाहिए। ठीक है, of course, these measures alone are not panacea to all tribal problems. It should be complemented with the clear policies and plans for the tribal development reflected in the yearly ट्राइबल सब प्लान। तो क्या करना चाहिए कि अगर देखा जाए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही बस नहीं बन सकते हैं, और भी सारी चीज़ें अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब यही भी पूरी तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होंगी इसी के थ्रू। लेकिन क्या करना चाहिए कि जो भी और भी क्या करना चाहिए, जैसे कि जो पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, उनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि इसमें जो TSP है, ट्राइबल सब प्लान से जो ईयरली आता है। ठीक है, तो द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्लान मस्ट बी इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स इन तमिलनाडु। और जो प्लान है यहाँ पे मतलब इंक्लूजन किसका होना चाहिए, कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ठीक है, जो भी ट्राइब्स हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। इन दिस कंटेक्स्ट द प्रमलगेशन ऑफ द तमिलनाडु स्टेट कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 2020 इज
और जो ये स्टेप आया है, जैसे तमिलनाडु जो कमीशन है, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट है 2021 का, एक अच्छा स्टेप है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड आर्टिकल। तो मिलते हैं कल। तो यही हाँ आज के हमारे दोनों आर्टिकल हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ओके।